ट्रंप कई महीनों से नोबेल पीस प्राइज के लिए अप्लाई करने का उनका तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है। You could win a Nobel Peace Prize and they might even rename it the Trump Peace Prize. Did you hear those? They won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. President Donald Trump announced that the U.S. military carried out major strikes on 3 of Iran's most critical nuclear facilities. U.S. jets dropped bombs at Iranian nuke sites. The U.S. has gone ahead with a successful attack on Iran. क्या इनको लगता है किसी को पता नहीं चलेगा? मतलब इस तरह से नोबेल पीस प्राइज मांगना तो वही हुआ कि आपने एक लड़की के पूरे फैमिली का खून कर दिया, उसके कुत्ते को उसके सामने पकाकर खा लिया, उसके बाद उस लड़की से पूछ रहे हो मेरे साथ डेट पे चलोगी? तो फाइनली अमेरिका ने ईरान पर बॉम्ब खुद गिरा ही दिया और अमेरिका इजराइल का जो ईरान के साथ युद्ध चल रहा है उसमें एक्टिवली भी खुद इन्वॉल्व हो चुका है। लेकिन इसमें एक फनी चीज आपको मिस नहीं करनी चाहिए और वो ये है कि अमेरिका ने ईरान पर बॉम्ब गिराने के लिए पाकिस्तानी एयर बेसेस का सपोर्ट लिया है। ये बात अलग है कि ट्रंप कई सालों से कह रहा है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा आतंक का सपोर्टर है। They're very dishonest people. और आज खुद पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहे ईरान पे बम गिराने के लिए। लेकिन ये बात आप मत भूलिए कि पाकिस्तान जो एक प्राउड इस्लामिक नेशन है वो एक्चुअली यूएसए जिसे ये ग्रेट सेटन बुलाते हैं और यहूदियों के साथ मिलकर काम कर रहा है ईरान यानी एक दूसरे इस्लामिक देश पर बम गिराने के लिए। देखिए हमें हमेशा से पता था कि पाकिस्तान जो है वो एक प्रोस्टिट्यूट है, लेकिन हमें नहीं पता था कि इस हद तक बिकाऊ है ये देश। ये एक नए लेवल का प्रोस्टिट्यूशन है इवन फॉर पाकिस्तान। They're very dishonest people. तो आज हम बात करते हैं कि क्यों ट्रंप का माइंड चेंज कर गया, क्यों अमेरिका इस वॉर में इन्वॉल्व हो गया ईरान को बॉम्ब करने में और अल्टीमेटली इंडिया पर इस पूरे सिनेरियो का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है और इंडिया को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। तो देखिए ट्रंप ने एक बार कहा था कि डेमोक्रेट जो हैं वो बहुत पैसा बर्बाद करते हैं। We lost billions and billions of dollars a day. Billions, not millions, billions of dollars a day. तो मैंने ये रियलाइज नहीं किया कि ट्रंप ने एक्चुअली इसको एज ए चैलेंज देखा और वो डेमोक्रेट्स को प्रूव करना चाहते थे कि वो डेमोक्रेट से भी ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। तो 22 जून को यूएसए ने एक मेजर स्ट्राइक लॉन्च किया है इजराइल के साथ मिलकर ईरान के सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर। We have completed a very successful attack on the 3 nuclear sites in Iran. We have breaking news coming in. The United States has officially conducted strikes against 3 nuclear sites in Iran. कई सालों तक ऐसा कहने के बाद कि ट्रंप जो है अगर इलेक्ट होकर आते हैं तो ही इज गोइंग टू बी द एंटी वॉर प्रेसिडेंट। I want to protect the Middle East, the whole Middle East, and I hate to see this death to everybody. Large sections of the Middle East. I mean, look at the death and destruction that's taken place. And none of this would have happened if I were president. I will be sure that World War III will not happen. I'm the only one can say it won't happen. तो आप सोच रहे होंगे कि ट्रंप ने इतना बोला कि वो जंग के खिलाफ है तो वो जंग में क्यों इन्वॉल्व हो गए। देखिए मुझे लगता है हमारे जो रवीश बाबू है ना ये उनकी गलती। इन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने बोला कि देखिए कुछ भी हो जाएगा लेकिन ट्रंप ईरान के ऊपर अटैक नहीं करेगा क्योंकि ईरान से एक्चुअली ट्रंप डरता है। और ये वीडियो निकलने के तुरंत बाद ही बेसिकली अमेरिका का एयर स्ट्राइक हो गया है कि अगर ट्रंप ने फैसला कर लिया और ईरान के फोर्डो पहाड़ी के ऊपर बंकर बस्टर भेजने से भी न्यूक्लियर प्लांट नष्ट नहीं होता है, अमेरिका सफल नहीं होता है, तब अमेरिका क्या करेगा। इस लेवल के पनौती हैं रवीश कुमार। बेसिकली इस समय पर भारत में एक बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। ये कंपटीशन राहुल गांधी, ध्रुव राठी और रवीश कुमार के बीच में चल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा पनौती किसे डिक्लेयर किया जाएगा। इस समय रवीश कुमार जी के खाते में 5 पॉइंट गए हैं ट्रंप की ईरान की बॉम्बिंग के बाद, लेकिन उनको इस समय बहुत स्टिफ कंपटीशन मिल रहा है ध्रुव राठी से, जिन्होंने हाल में एक वीडियो पोस्ट किया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कितनी बुरी तरीके से फेल हुई है। लेकिन इस वीडियो के पोस्ट होते ही ईरानियंस ने अपना एयर स्पेस ओपन कर दिया एक्सक्लूसिवली इंडिया के लिए ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को निकाल सकें। और श्रीलंकन गवर्नमेंट इंडिया को स्पेसिफिकली थैंक्स बोल रही है क्योंकि इंडिया ने श्रीलंका के स्टूडेंट्स को भी ईरान से रेस्क्यू किया है। दिस इज ट्रूली अ बैटल ऑफ द टाइटन्स। तो यूएस ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया है उसका नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। हिंदी में बोले तो आधी रात में डाल दिया औकात में, जिसमें ईरान में फोर्दो, नातांज और इस्फहान जैसे टॉप न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया गया है। और ट्रंप ने ये बात कंफर्म करते हुए कहा A full payload of bombs. अब इसके बाद तो यही क्लिप डालनी पड़ेगी ना। I'm gonna come. इस अटैक में पाकिस्तान का नाम भी आया है
जिन्हें बनाया गया था इस्लाम के नाम पर, लेकिन देश चल रहा है प्रोस्टिट्यूशन के नाम पर। ये 24 घंटे इस्लाम और इस्लामिक ब्रदरहुड की बात करते रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा इस्लामिक देश नहीं है दुनिया में जिसकी पीठ में ये छुरा नहीं भोंक देंगे सिर्फ चंद डॉलर्स के लिए। आपको तो पता ही है कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था तो ये बांग्लादेश में जेनोसाइड कर रहे थे। ब्लैक सितंबर में पाकिस्तानी 25,000 पैलेस्टीनियन मार चुके हैं और अब ये सिर्फ कुछ डॉलर्स के लिए ईरान पे बम गिरवा रहे हैं। अटैक के बाद सैटेलाइट इमेजेस ने कंफर्म किया है कि फर्दो और नतांज काफी हेविली डैमेज हुए हैं। तो इस लेवल का प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है रियासत पुदीना में कि जीबी रोड भी इनको लात मार के बाहर निकाल देगा कि यार अब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो रहा है। तो सवाल उठता है कि भाई अमेरिका क्यों इन्वॉल्व हुआ, अमेरिका ने क्यों ईरान में बम गिराया है। देखिए, अमेरिका का ऑब्जेक्टिव टू बी फेयर टू ट्रंप ने हमेशा से कहा है, जब वो कैंपेन भी कर रहा था अपना, कि भाई कुछ भी हो जाए हम ईरान को न्यूक्लियर बम डेवलप करने ही नहीं देंगे। तो इन स्ट्राइक्स का गोल था ईरान के एनरिचमेंट प्रोग्राम को क्रिपल करना, यानी उनके यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना। यूएसए ने अपने B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया है। ये दुनिया का सबसे एडवांस रेडार इवेडिंग एयरक्राफ्ट है। इन बॉम्बर्स ने मैसिव GPU-57 ऑर्डिनेंस परपेट्रेटर ड्रॉप किया है, जो कि एक 13 टन का बंकर बस्टर बॉम्ब है, जो अकॉर्डिंग टू द यूएस गवर्नमेंट काफी डीप घुस के मारता है। और देखिए, फनी बात यह है कि रिसेंटली ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ लंच किया था, जिस लंच के बाद पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया था। ट्रंप काफी सालों से बोलता हुआ आया भी है कि वो एंटी वॉर कैंडिडेट है। I hate to see this death to everybody. I want everybody to stop dying. So we go in, we blow up countries, and then we leave. और सिर्फ इसलिए क्योंकि अब उसको नोबेल प्राइज नहीं मिल रहा है, उसने वर्ल्ड वॉर 3 डिक्लेयर कर दिया है बाय बॉम्बिंग ईरान। अब पाकिस्तान को ही देख लीजिए, भारत में सबका मेल्टडाउन हो रहा था क्योंकि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बुला लिया है। लोगों को लगा कि ये तो बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल लॉस है भारत के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल जीत है। बट अल्टीमेटली ट्रंप पाकिस्तान को उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे जिस पर्पस के लिए लोग कॉन्डोम को इस्तेमाल करते हैं, यूज करो और फेंको। वो सिर्फ पाकिस्तान के एयर बेसिस पर एक्सेस चाहते थे, जो उन्होंने एक बिरयानी के प्राइस में खरीद लिया, जहां से वो बड़ी आसानी से ईरान को बॉम्ब कर सकते हैं। तो पाकिस्तान एक दिन पहले ट्रंप को पीस प्राइज देने की बात कर रहा था और ट्रंप ने जब बम गिरा दिया उसके बाद अब ट्रंप को कंडेम कर रहा है। गजब प्रोस्टिट्यूशन है यार। पाकिस्तान ने बेसिकली वही सीन किया है जो दूल्हे राजा में जॉनी लीवर ने कादर खान के लिए किया था। जब कादर खान उसे पूछता है, अबे साले तू मेरी तरफ है कि उसकी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूं। ये कौन सी तरफ? नहीं, ये साले मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना चाहते हैं। ये तो वही बात हुई ना कि अर्जुन कपूर 7 फ्लॉप्स इन अ रो डिलीवर करने के बाद बोल रहा है कि मेरे को बॉलीवुड का टॉप पेइंग स्टार बना दो, हाईएस्ट पेड मूवी स्टार बना दो। पाकिस्तान देखिए एक ऐसा दोस्त है जिसको अगर आपने घर पे गलती से पार्टी में बुला लिया तो पार्टी में सबके साथ डांस करेगा, सबके साथ सेल्फी लेगा और जैसे ही आपका ध्यान हटा आपके घर का सारा सामान लेके भाग जाएगा और फिर उसके बाद OLX पे बेच देगा। बेसिकली ये व्हाइट हाउस की जो मीटिंग हुई है मुनीर के साथ, उसमें पाकिस्तान को पता था कि ईरान पे बम गिरने वाला है। कुछ ना कुछ तो प्लान किया जा रहा है, इसलिए हमको आपके बेसिस चाहिए। लेकिन यही पाकिस्तान अटैक कंडेम करने के सिर्फ एक दिन पहले गेस कीजिए क्या कर रहा था। Pakistan revealed its plan to nominate President Trump for the Nobel Peace Prize. और अब बम गिरने के बाद उसे यूएस को कंडेम कर रहा है जिसकी ये साले मदद कर रहे थे एक दिन पहले ईरान में बम गिराने के लिए। Pakistan condemns US strike on Iranian nuclear sites. ये तो वही बात हुई कि पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया फॉर बीइंग एन एक्सेसरी टू मर्डर और फिर आप कहते हैं देखिए मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, मैंने उसको बंदूक दी है, हाँ मैंने उसको बोला है कि विक्टिम कहाँ रहता है, हाँ मैंने उसको बोला था कि विक्टिम को जाके गोली मार दो, लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो छत पे सोया था बहनों ही, मैं तो तन्ने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना। और देखिए यही यूज पाकिस्तान का अमेरिका को काफी सालों से बना हुआ है। इसीलिए जब तक पाकिस्तान अमेरिका के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है और इस तरह से यूज किया जा सकता है पाकिस्तान को, तब तक के लिए वेस्टर्न देश जो हैं वो पाकिस्तान का डीन्यूक्लियराइजेशन नहीं करेंगे। बिकॉज अल्टीमेटली उनको भी पता है कि ये एक प्रोस्टिट्यूट देश है जो अपनी बॉडी को हाईएस्ट बिडर के लिए बेच देगा। पिछले 10 साल से ये अपनी बॉडी को चाइना के लिए बेच रहे थे, लेकिन अब अमेरिका ने फ्री की बिरयानी खिला दी तो अब अमेरिका के बिस्तर में जाके लेट गए हैं और अब अपनी बॉडी अमेरिकन और जूस को बेच रहे हैं। तो अल्टीमेटली अमेरिका क्यों इन्वॉल्व हुआ है इस बॉम्बिंग में, इस वॉर में क्यों इन्वॉल्व हुआ है, क्या एंड गेम है उनका? देखिए ऑन द सरफेस ये लोग कह रहे हैं कि इनका जो गोल है दैट इज टू जस्ट डीन्यूक्लियराइज ईरान। ये नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करे, लेकिन अगर सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स की बात होती तो समझ में भी आता। लेकिन इजराइल के लीडर्स और अब तो ट्रंप भी ओपनली कह रहे हैं कि ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है, जो सुप्रीम लीडर आयतोल्ला खोमेनी है, ही कैन नॉट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। ऐसा धमकी तो यार बिग बॉस के कंटेस्टेंट नहीं देते एक दूसरे को। जबान संभाल के बात कर, तेरी हाथ लगा रहा हूं, सेम गाली मैं तुम्हें दे रहा हूं।
बट इतना क्लियर हो चुका है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ये चाहते हैं कि ईरान में रिजीम चेंज हो। दिस सीम्स टू बी द एंड गोल। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स ही नहीं, ईरान के मिलिट्री बेसिस, मिसाइल साइट्स और उनकी रिफाइनरीज सबको टारगेट किया गया है। द गोल इज टू मिलिटरीली और इकोनॉमिकली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए ईरान को, ताकि बड़ी आसानी से रिजीम चेंज हो सके वहां पर। अभी कुछ खबर यह भी आ रही है कि जो डिपोज्ड शाह ऑफ ईरान है, उसकी जो औलाद है, उससे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कांटेक्ट बना रहा है ताकि रेजीम चेंज के बाद शायद उसको बिठाया जा सके। बट रेजीम चेंज ईरान जैसे देश में उतना आसान नहीं है जितना शायद लोगों को लगता है, क्योंकि आप देखिए अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ क्या हुआ था। इवन दो अमेरिका ने काफी आसानी से तालिबान को हरा दिया था इनिशियली, लेकिन तालिबान को अपरूट वो अफगानिस्तान से कर ही नहीं पाए। इनफैक्ट 20 साल तक वो वहां पर रहे, 20 साल उन्होंने अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई करके रखा। हजारों अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए, हजारों अमेरिकन सोल्जर्स घायल हुए, लेकिन अल्टीमेटली इनको शर्मसार होकर अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा और अफगानिस्तान छोड़ने के अगले ही दिन तालिबान वापस पावर में आ गया। तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके इन्होंने कुछ नहीं अचीव किया। मतलब इतनी बुरी इन्वेस्टमेंट थी, इतनी ही बुरी इन्वेस्टमेंट करनी थी तो ये पाकिस्तान में ही डाल देते पैसा। Guess who is still getting American money? Pakistan. A package worth almost $400 million. Oh, wait a minute. Yeah, Trump, what are you getting out of this bad investment? Oh, I'm going to come. Oh, अच्छा। और इसका ग्लोबल इंपैक्ट आप देख लीजिए, ऑयल प्राइसेस जंप कर गए हैं। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर रहा है, जहां पे वो उसको स्क्वीज कर रहा है। अब एशियन कंट्रीज में ऑलरेडी टेंशन हो गई है, क्योंकि ऑयल की सप्लाई अगर रुकी तो इंडिया चाइना की गाड़ियां पेट्रोल नहीं टेंशन से चलेगी। और इंडिया क्या करेगा इस सिचुएशन में? देखिए, इंडिया का जो स्टांस है वो ये है कि भाई हम न्यूट्रल हैं। हमारा ईरान भी दोस्त है, इजराइल भी दोस्त है। ईरान के साथ हम चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, इजराइल हमको सेंसिटिव वेपन्स प्रोवाइड करता है, अमेरिका भी हमारा एक पार्टनर है। बेसिकली इंडिया कह रहा है दोनों पार्टीज को डीएस्केलेट करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली याद रखिए, इंडिया इज डीलिंग विद अ वेरी वॉलेटाइल और अनप्रेडिक्टेबल सुपर पावर। किसी को भी नहीं पता कि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में होने क्या वाला। इनफैक्ट ट्रंप को भी नहीं पता है। I mean, you don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. यार ये आदमी क्या बोल रहा है यार? Nobody knows what I'm going to do is something जो कि एक पोकर टूर्नामेंट में सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जब द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सुपर पावर ऐसी चीजें बोलती है तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया फ्रीक आउट करेगी यार। ये तो वही बात हुई कि जब एक अडल्ट एक चिल्ड्रंस पार्टी में बंदूक लेके आ जाता है, फिर बोलता है नोबडी नोज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। अबे सबकी फट जाएगी उस बर्थडे पार्टी में यार। और इसीलिए मुझे लगता है कि इंडिया को मिलिट्री टेक्नोलॉजी के मामले में अपने आप पर डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। अपना बजट कम से कम 2% से बढ़ाकर 5% करना पड़ेगा और मिलिट्री रिसर्च पे खर्चा करना पड़ेगा। और सिर्फ अमेरिका पे नहीं डिपेंड होना है वेपन्स के लिए। थोड़ा रशिया से लो, थोड़ा फ्रांस से लो, थोड़ा इजराइल से लो, डाइवर्सिफाई करो तब तक। और अमेरिका के साथ भी आप डील करते रहो, बिकॉज अल्टीमेटली दैट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सुपर पावर। और अगर आपने नोटिस किया है तो इंडियन गवर्नमेंट यूएस के रीसेंट मूव्स पे काफी शांत और लेवल हेडेड तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, जबकि इंडियन पब्लिक ऑनलाइन पूरी इमोशनल हो रखी है कि व्हाइट हाउस ने पाकिस्तान को बुला लिया। कुछ लोग तो यूट्यूब पे बैठ के 25 मिनट की रिसर्च थीसिस बना रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन आप याद रखिए कि एक देश है जिसका इंडिया से भी ज्यादा नुकसान होने वाला है अगर ईरान में रिजीम चेंज हो गया, और वो देश है चाइना। चाइना ने सालों से इजराइल के इस्लामिक रिजीम को पैसा दिया है, सपोर्ट दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यूएसए का डायरेक्ट दुश्मन है और चाइना को इस्लामिक रिजीम से स्ट्रेटेजिकली फायदा होता है यूएस के अगेंस्ट। अगर ईरान में इस्लामिक रिजीम गिरती है तो चाइना का सारा पैसा बर्बाद, चाइना की पूरी मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स हिल जाएगी। लेकिन उसके बावजूद चाइना ने एक चू तक नहीं की है, कुछ एक्शन नहीं लिया, चुपचाप अपनी पतलून लेके भाग गए हैं। तो आई वंडर हाउ ट्रंप रिएक्टेड व्हेन ही सॉ द चाइनीज रनिंग अवे। I'm going to come. एग्जैक्टली। तो चाइना को आप देख लीजिए, इकोनॉमी चाइना के साइज की लेकिन औकात पाकिस्तान के साइज की। ये लोग बोलते इतना है लेकिन जैसे ही कोई जवाब देता है तुरंत भाग जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान हर वक्त चिल्लाता रहता है कि हम इंडिया को तबाह कर देंगे, लेकिन साले ऑपरेशन सिंदूर में 6 घंटे के अंदर इन्होंने सरेंडर कर दिया। और हमारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट जो 25 मिनट के यूट्यूब वीडियो बनाते हैं एस जयशंकर पे, उनके पास चाइना की इस हरकत के लिए कोई लफ्ज ही नहीं है। लेकिन उसके कंपैरिजन में आप देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने काफी मैच्योर रिस्पांस दिया है। सीधा कहा है कि हम बस चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में शांति बनी रहे और सिचुएशन को डीएस्केलेट किया जाए। इंडिया का फोकस है कि भाई हम अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ट्रेड डील पर फोकस कर रहे हैं। इंडिया ने सही पकड़ा है। हमारा सबसे बड़ा गोल है इकोनॉमिक ग्रोथ। टारगेट है $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। और जब इंडिया उस लेवल पर पहुंच जाएगा तब दुनिया इंडिया से इंडिया के टर्म्स पर डील करेगी। तब तक ठीक है भाई, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, थोड़ा सा डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। इसीलिए तो इंडिया यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों के साथ ट्रेड डील साइन कर रहा है और अभी यूएस के साथ भी ट्रेड डील फाइनलाइज करने वाला है और चुपचाप काम कर रहा है। यही काम चाइना ने भी किया था 80s और 90s में,
चुपचाप इकोनॉमी पर ध्यान दिया था, ग्रोथ पर फोकस किया था। और इंडिया भी अपना सर नीचे रख रहा है, इकोनॉमी पर फोकस कर रहा है। होपफुली अगले 10 सालों तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी, डिफेंस फंडिंग थोड़ी बढ़ेगी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम बढ़ेगा और साइमल्टेनियसली बड़े पावर्स के साथ स्मार्ट निगोशिएशन करते रहिए। और अगर ईरान का इशू इन सम वे और अनदर रिजॉल्व होता भी है तो भी इंडिया के लिए पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज हो सकती हैं, क्योंकि याद रखिए ईरान हमास को फंड करता है और हमास ने ही अक्टूबर 7 के अटैक्स किए थे। लेकिन उससे पहले इंडिया, इजराइल, यूएसए, ईयू और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया और यूएई मिलकर एक मेगा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, यानी आईमेक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ये बेसिकली चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक अल्टीमेट बाईपास है, अल्टरनेटिव था, जहां से इंडिया को डायरेक्टली मिडिल ईस्ट, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के मार्केट्स में एंट्री मिलेगी। मतलब एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक विंडफॉल होने वाला था इस आईमेक से इंडिया को, और स्ट्रेटेजिक एक्सेस मिलने वाला था दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट्स में। ये इंडिया को फास्ट ट्रैक पे डालने वाला था टुवर्ड्स बिकमिंग अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो हो सकता है रिजीम चेंज के बाद इस पे काम शुरू हो जल्दी से। तो इंडिया मस्ट रिस्पॉन्ड वेरी मैच्योरली टू अ वेरी अनस्टेबल वर्ल्ड लीडर, और वो काफी मैच्योरली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बट आई वांट टू आस्क यू कि आपको क्या लगता है कि अमेरिका का क्या एंड गोल है इस वॉर में? क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं? और इस वॉर में इंडिया को क्या साइड लेना चाहिए या न्यूट्रल रहना चाहिए, और कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी आपसे अगले एपिसोड में गाइस मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुखी रहे, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।